हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डिस्क्रिप्शन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, ह्यूमोरल जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये देखो क्या होती है, बेसिकली ये बी लिम्फोसाइट इस इम्यूनिटी को बनाती है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है और इसमें मेन रोल किसका होता है, एंटीबॉडीज का। क्लियर। सो देखते हैं जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इट comprises of B lymphocytes। क्लियर। दो तरह के लिम्फोसाइट्स मिलती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है और टी वैसे तो इंपॉर्टेंट रोल सेल मीडिएटेड में करती है, बट ह्यूमोरल में भी उसका रोल होता है, वो भी हम देखेंगे। सो देखो क्या है, जैसे ही पैथोजन, कोई भी पैथोजन है बॉडी के अंदर एंटर करता है बॉडी के ब्लड में, तो बॉडी के ब्लड में एंटर करते ही बी लिम्फोसाइट क्या होती हैं, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारे ब्लड में पड़ी होती हैं। पैथोजन के आते ही ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं और एक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट होते ही क्या करती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। सो एज पैथोजन enters into blood। अब हमने कहा कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, लेकिन कैसे करती है, थोड़ा सा हम इस चीज को समझेंगे। एज पैथोजन एंटर्स इनटू ब्लड, बी सेल्स स्टार्ट्स टू proliferate into plasma and memory cells। अब ये दो सेल्स कैसी हैं, ये दो बी लिम्फोसाइट से ही प्रोलिफरेट हुई है। और कैसे हुई है, ये देखो, ये हमारी बी लिम्फोसाइट है जो कि ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म पे पड़ी है। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा नॉर्मली हर सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और ये बी सेल्स की जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। अब पैथोजन आएगा और जैसे ही पैथोजन आया, तो पैथोजन आते ही क्या करेगा, इसके रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि बी लिम्फोसाइट के पास पैथोजन को बाइंड करने के लिए खुद के रिसेप्टर्स हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पैथोजन या फिर जिसको हम एंटीजन भी कह देते हैं, ये यहाँ पे बाइंड हो गया। और जैसे ही पैथोजन बाइंड हुआ, तो ये जो हमारी बी सेल्स इनएक्टिव फॉर्म पे थी, अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, एक्टिव फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट। और जैसे ही बी सेल एक्टिव फॉर्म पे कन्वर्ट हुई, तो क्या होगा, इस एक्टिव बी सेल को रिकॉग्नाइज करेगी टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट में भी स्पेसिफिक सेल होती है, टी हेल्पर सेल। तो देखो क्या है, जो एक्टिव फॉर्म है किसकी, एक्टिव फॉर्म ऑफ बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट, इसको रिकॉग्नाइज किया टी हेल्पर सेल ने। और फिर टी हेल्पर सेल क्या करती है, इसको स्टिमुलेट करती है। टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट बी सेल्स, किस चीज के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए। और प्रोलिफरेशन में क्या होगा, दो तरह के सेल में कन्वर्ट होगी, एक तो प्लाज्मा सेल और दूसरी मेमोरी सेल। सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर पैथोजन आया, वो पैथोजन
बी सेल के रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हुआ और बी सेल क्या हो गई, एक्टिव हो गई। पहले इनएक्टिव फॉर्म पे ब्लड में पड़ी थी। इस एक्टिव सेल को रिकॉग्नाइज किया टी हेल्पर सेल ने, और टी हेल्पर सेल ने इसको स्टिमुलेट किया किस चीज के लिए, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के लिए और मेमोरी सेल में। क्लियर। अब ये जो प्लाज्मा सेल है स्टूडेंट, ये प्लाज्मा सेल एक्चुअली क्या करती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। तो यहां पे देखो क्या है, प्लाज्मा सेल्स। इन प्लाज्मा सेल्स को हम इफेक्टर सेल्स भी कहते हैं। These are also said to be the effector cells. ये क्या करेंगी, इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, और कितना करती है, 2000 से 20,000 पर सेकेंड के हिसाब से इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज ये बनाती है। क्लियर। अब ये जो प्लाज्मा सेल है, इसके ऊपर खुद का कोई रिसेप्टर नहीं है। तो ये जो प्लाज्मा सेल है, ये जो बी लिम्फोसाइट के ऊपर एंटीजन आया था, उसी एंटीजन, उसी पैथोजन के रिस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल बनी है। तो जो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगी वो इस पैथोजन के रेस्पेक्ट में ही बनाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही पैथोजन आया, बी सेल पे बाइंड हुआ, बी सेल ने प्लाज्मा सेल्स बनाई, और प्लाज्मा सेल्स जो भी एंटीबॉडीज बनाएगी वो इसी पैथोजन के लिए बनाएगी। अब अगर कोई नया पैथोजन आता है तो उसके लिए नई प्लाज्मा सेल्स बनती है, और वो नई प्लाज्मा सेल्स उसके लिए नई एंटीबॉडीज बनाएंगी। क्लियर। सो प्लाज्मा सेल्स जो है, इनके ऊपर खुद का कोई रिसेप्टर नहीं होता है। दे डू नॉट हैव रिसेप्टर्स एंड ऑल्सो दे डू नॉट डिवाइड। ये डिवाइड भी नहीं करती हैं, यानी बी सेल से जो बन गई तो बन गई, और काम क्या है, एंटीबॉडीज बनाना। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट्स है, इनमें से जितनी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हुई तो हुई, और जो नहीं कन्वर्ट हो पाई वो बन जाती हैं मेमोरी सेल्स। बी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और मेमोरी सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये पैथोजन के लिए क्या करती है, मेमोरी को स्टोर कर लेती है। और वही पैथोजन जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यानी कि सब्सिक्वेंट टाइम जब भी वही सेम पैथोजन अटैक करेगा तो ये उसकी इंफॉर्मेशन जो है इम्यून सिस्टम को देंगी। क्लियर। सो ये क्लियर है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा मेमोरी सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। मेमोरी सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दे स्टोर मेमोरी फॉर एंटीजन if it attack second or subsequent time। क्लियर। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, मेमोरी सेल का। सो अभी हमने ये देखा कि एंटीबॉडीज कौन बना रही है, बी लिम्फोसाइट। कैसे बना रही है, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर। हमने कई जगह पैथोजन की जगह टर्म यूज किया है एंटीजन, तो हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे। इससे पहले हम एंटीजन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। सो ये देखो स्टूडेंट, एंटीजन, ये जो एंटीजन है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एंटी का मतलब क्या है, एंटीबॉडी, और जन का मतलब होता है जनरेटिंग। सो एंटीजन क्या है, वो मॉलिक्यूल जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे, इम्यून सिस्टम को प्रेशराइज कर दे कि एंटीबॉडीज बनानी है। तो एंटीजन इज
molecule that evoke immune system for production of एंटीबॉडीज। क्लियर? ये वो मॉलिक्यूल है जो इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज को बनवा देता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे एंटीजेंस हैं वो या तो प्रोटीन्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड होते हैं। इसका कारण क्या है? देखो, ये सपोज हमारा कोई पैथोजन है, हम कोई भी पैथोजन ले लेते हैं, तो पैथोजन के बाहर क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड से। और इस लिपिड में एम्बेडेड क्या होती है? या तो प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ साथ क्या होते हैं? दे ऑल्सो हैव पॉलीसेकेराइड। तो यही कारण है कि जो एंटीजन है मोस्ट ऑफ द टाइम लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ टाइम एंटीजेंस आर प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर? बट अदर में भी, अदर क्या हो सकते हैं? कभी कभी प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड नहीं, पूरा का पूरा जो पैथोजन है वो भी एंटीजन की तरह काम कर सकता है। यानी इम्यून सिस्टम या तो किसी पैथोजन के ऊपर लगे हुए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड, या फिर इम्यून सिस्टम क्या है? पूरे के पूरे पैथोजन को ही रिकॉग्नाइज करे और फिर एंटीबॉडीज बनाए। तो एंटीजन में कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और पूरा का पूरा पैथोजन भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस। और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा लिविंग मॉलिक्यूल ही हो, ये नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे कई बार क्या होते हैं, हमें किसी चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी करने वाले जो एलर्जेंस होते हैं वो भी हमारे एंटीजेंस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? सो वायरस के अलावा दे कैन बी फूड आइटम्स, दे कैन बी ड्रग्स। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको बर्ड्स के फेदर से भी एलर्जी होती है, सो दे कैन बी फेदर ऑफ बर्ड्स, और दे कैन बी पॉलन ग्रेन। बहुत से जो हैं वो एजेंट्स एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी बॉडी की हर एक सेल के ऊपर भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कई बार उनको हम रिसेप्टर्स भी कह देते हैं। तो जो एंटीजन हमारी सेल के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे आरबीसीज के ऊपर ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो एंटीजन जो हमारी बॉडी के खुद के सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको सेल्फ एंटीजन कहा जाता है। और इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाता है जनरली। क्यों? क्योंकि वो इन एंटीजन से फैमिलियर होता है, शुरू से ही हमारा इम्यून सिस्टम उन एंटीजन को बॉडी में देख रहा होता है, तो उनको फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट? सो एंटीजन प्रेजेंट ऑन बॉडीज ओन सेल्स, These are said to be the self एंटीजन। तो वो एंटीजन जो बॉडी की खुद की सेल्फ के ऊपर लगे होते हैं उनको सेल्फ एंटीजन कहते हैं, और इनके लिए क्या है?
एंटीबॉडीज नहीं बनती है, एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, सो ये एंटीजन का डिस्क्रिप्शन भी हमने लिया है। अब हम देखेंगे एंटीबॉडीज। तो चलिए स्टूडेंट, एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की ही शॉर्ट फॉर्म आईजी है, जिसको हम एंटीबॉडी के लिए यूज करते हैं, और इन्हीं को ही एग्लूटिनिन्स भी कहा जाता है। एंटीबॉडी नेचर में कैसी है, यानी केमिकली किनसे बनी है? सो एंटीबॉडी बेसिकली होती है ग्लाइकोप्रोटीन, और इनको कौन बनाता है? बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट। कब बनाती है? जब प्लाज्मा सेल्स में प्रोलिफरेट हो जाती हैं, और जब कोई पैथोजन एंटर करता है उसके रिस्पॉन्स में बनाती है। तो देखो एंटीबॉडी क्या है? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स formed by B cells, ब्रैकेट में प्लाज्मा सेल्स लिखते हैं, इन रिस्पॉन्स ऑफ पैथोजन। जब कोई पैथोजन ब्लड में एंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में बनती है। जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल में स्टूडेंट ये देखो, एक तो ये लॉन्ग चेन है, सिमिलरली इसी के जैसी दूसरी लॉन्ग चेन है। तो दो लॉन्ग चेन हैं जिनको हैवी चेन कहते हैं। हैवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी लंबी है उतने ही अमीनो एसिड और ऐड होंगे और उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो इसलिए ये दो हैवी चेन। दो साइड में शॉर्ट चेन लगी हुई है जिनको लाइट चेन कहते हैं। तो हर एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 4 पेप्टाइड चेन से मिलके बना हुआ होता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी इज मेड ऑफ 4 पेप्टाइड चेन, जिसमें से स्टूडेंट 2 हैवी चेन है। और इनको हैवी चेन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 50,000 डाल्टन। 2 लाइट चेन होती है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 25,000 डाल्टन होता है। 2 हैवी 2 लाइट चेन, और इसीलिए एंटीबॉडी के एक स्ट्रक्चर को हम H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। अब ये जो लाइट और हैवी चेन है ये आपस में जुड़ती कैसे हैं, लिंक्ड कैसे होती हैं? ये देखो, हैवी चेन, लाइट चेन, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे है डाइसल्फाइड लिंकेज। तो जो लाइट और हैवी चेन है वो आपस में लिंक्ड होती है डाइसल्फाइड लिंकेज से। बोथ चेन आर linked together by disulfide linkage। क्लियर स्टूडेंट? तो सल्फाइड लिंकेज से ये क्या होती है? कनेक्ट होती है। अब इसके स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा हम देखते हैं। ये देखो, जो भी हमारी क्या होती है एंटीबॉडी है, हमने कहा किससे बनी है? पॉलीपेप्टाइड चेन से। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जो पेप्टाइड चेन है यानी प्रोटीन की चेन है वो अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, और प्रोटीन की चेन में जो पहला अमीनो एसिड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो ये देखो, ये इस चेन का पहला अमीनो एसिड जिसको हमने
एन टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया है। और इस चेन का ये लास्ट अमीनो एसिड है जिसको हमने सी टर्मिनल से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली यहां पे भी एन टर्मिनल यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड बनेगा और यहां पर भी सी टर्मिनल लास्ट अमीनो एसिड बनेगा और शॉर्ट चेन में भी यही कंडीशन रहेगी। तो सी और एन टर्मिनल आपको क्लियर हुए स्टूडेंट? तो 4 पॉलीपेप्टाइड में फर्स्ट अमीनो एसिड और लास्ट अमीनो एसिड आपको क्लियर है। नाउ अब ये जो चेन है, इस चेन में शॉर्ट चेन अगर हम देखें तो एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ, उसी तरीके से लॉन्ग में एक पार्ट यहाँ है और ये पार्ट यहाँ। तो ये देखो, ये इतना पार्ट स्टूडेंट, इस पार्ट को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। दिस पार्ट इज सेड टू बी द वेरिएबल रीजन और इस वेरिएबल रीजन को ही हम एक और नाम देते हैं FAB और इसी को ही हम क्या कहते हैं? पैराटॉप। कौन सा रीजन है ये? अपर रीजन है दोनों ही चेन का। इसको हमने 3 नाम दिए हैं और तीनों नाम क्यों दिए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो बाकी का पार्ट बचा, कौन सा पार्ट? यहां से लेके यहां तक का पार्ट, जिसमें शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन का ये पूरा पार्ट इंक्लूड है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन और इसको एक और नाम भी दिया गया है FC। तो नाम तो हमने बता दिए, लेकिन इसको नाम क्यों दिए गए हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये पहला रीजन जिसको हमने क्या कहा है? वेरिएबल रीजन, FAB और पैराटॉप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हमने वेरिएबल रीजन क्यों कहा है। वेरिएबल रीजन इसलिए कहा है कि ये वो साइट है जहां पे एंटीजन आके बाइंड होगा और ये हर एंटीबॉडी की एंटीजन के अकॉर्डिंग बनती है, यानी जैसा एंटीजन होगा उसके अकॉर्डिंग ये साइट बनेगी। यानी कि ये क्या होगी? चेंज होती रहेगी, वेरिएबल रहेगी, बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, इसलिए इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं। क्लियर? अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो वेरिएबल रीजन है एंटीबॉडी का, उसमें कौन सी चेन इंक्लूड होती है? तो देखो, लॉन्ग चेन का भी पार्ट है और शॉर्ट चेन का भी पार्ट है, तो दोनों पार्ट इंक्लूड हुए। क्लियर? देन इसको हमने एक और नाम दिया है FAB। FAB का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, यानी एंटीबॉडी का वो फ्रेगमेंट जिससे एंटीजन आके क्या करेगा? बाइंड करेगा। क्लियर? अब इसको हमने एक और नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था? हमने इसको पैराटॉप भी कहा था। तो देखो, इसको हम पैराटॉप क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। तीनों इसी के नाम हैं। पैराटॉप एंटीबॉडी की वो साइट होती है जिसपे एंटीजन बाइंड करता है। मतलब तो एक ही है बट नाम अलग अलग है। किसी भी नाम से क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको। तो पैराटॉप क्या है? इट इज द साइट ऑफ एंटीबॉडी at which antigen binds। क्लियर स्टूडेंट? अब ये देखो, ये हमने पैराटॉप बनाया है। ये खाली हमने पैराटॉप का स्ट्रक्चर बनाया है। क्लियर? अब इसके ऊपर आके एंटीजन बाइंड करेगा। तो यहां पे जो इसकी साइट है वो आप देख रहे हो किस तरह की? कॉनिकल शेप की है। तो एंटीजन किस तरह का है? कुछ इस तरह का एंटीजन हमारा रहा होगा, जो इस पे आके क्या करेगा? बाइंड करेगा। ये क्या है? एंटीजन। सो दिस कंप्लीट इज एंटीजन। और यही एंटीजन कहां बाइंड करेगा? इस पैराटॉप पे।
इसको भी हम लिख देते हैं, क्या है ये, पैराटॉप। एंटीबॉडी की वो साइट जहां पे एंटीजन बाइंड करेगा। अब ये तो कंप्लीट एंटीजन है। अब इस एंटीजन में भी एक चीज देखिए, ये साइट एंटीजन की वो साइट जो पैराटॉप से बाइंड करेगी उसको हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी द एपिटॉप। इसको हमने क्या कहा है, एपिटॉप। सो एपिटॉप क्या है, इट इज द साइट ऑफ एंटीजन which binds to पैराटॉप। क्लियर। तो अब एंटीजन की बाइंडिंग देखो किस तरीके से होती है। पैराटॉप के साथ कौन बाइंड हुआ है, एपिटॉप। और एपिटॉप एंटीजन की वो साइट है जो पैराटॉप पे बाइंड होती है। और इस एपिटॉप को हम एक नाम और भी देते हैं स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो सेड टू बी द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो आपको पैराटॉप और एपिटॉप क्लियर हुआ। अब पैराटॉप और एपिटॉप जब आपस में बाइंड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब पैराटॉप और एपिटॉप दोनों साइट आपस में क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। तो ये क्या फॉर्म करती है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्लियर स्टूडेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स यहां पे फॉर्म होता है। अब ये तो क्या हुआ, वेरिएबल रीजन की बात। अब हमने कहा था कि भाई ये फिक्स रीजन भी है। फिक्स रीजन यानी जिसको कांस्टेंट रीजन और एफसी रीजन भी कहा था। तो इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। इतना रीजन हमने क्या कहा कि ये कांस्टेंट रीजन है जिसको एफसी रीजन भी कहते हैं। सो जो कांस्टेंट रीजन होता है इसको हमने एफसी रीजन भी कहा है। और इसका मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। यानी इस फ्रेगमेंट को क्रिस्टल की फॉर्म में बनाया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। और बाकी का जो पार्ट है ये वेरिएबल रहेगा, ये चेंज होगा, ये हर एंटीबॉडी का फिक्स रहेगा। क्लियर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक एंटीबॉडी में कितने पैराटॉप हैं। तो देखो एक एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने पैराटॉप होते हैं, मोनोमर। ये एक स्ट्रक्चर मोनोमर फॉर्म है तो मोनोमर में कितने पैराटॉप होते हैं, 2। सो देयर आर 2 पैराटॉप इन मोनोमर फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। अब हमने यहां पे मोनोमर फॉर्म क्यों कहा है स्टूडेंट, क्योंकि आगे हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कुछ एंटीबॉडी क्या होती है, डाइमर फॉर्म करती है, यानी इस मोनोमर की डबल यूनिट होती है। और कुछ 5 जो है मोनोमर पेंटामर यूनिट होती है। इसलिए हम जो पैराटॉप है वो मोनोमर यूनिट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। क्लियर। अब ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अब देखो कई बार क्या है, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, लाइट चेन, हैवी चेन, आपस में आप देख रहे हो कि कैसे लिंक्ड है। ये लिंक्ड है डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू। अब कई बार क्या पूछते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेज है और जो इंट्रामॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेज है वो कितने हैं। सो देखो इंटरमॉलिक्यूलर यानी 2 मॉलिक्यूल, यानी दोनों चेन के बीच में। तो अगर मैं कहूं दोनों चेन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेज कहां कहां है,
एक तो ये है स्टूडेंट फर्स्ट, दूसरा ये है सेकेंड, तीसरा ये है थर्ड और चौथा ये है फोर्थ। तो इंटरमॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेज कितने हुए? 4। क्लियर है ना आपको? जो 2 चेन के बीच में बन रहे हैं। इंटर मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेज कितने हैं? 4। और अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेज की, तो पहले देख लेते हैं शॉर्ट चेन में यानी कि लाइट चेन में और फिर हैवी चेन में। तो लाइट चेन में देखो कितने हैं स्टूडेंट, ये लाइट चेन है। तो इंट्रा यानी एक ही मॉलिक्यूल, एक चेन के बीच में, एक ये है और एक ये है। तो एक चेन के बीच में कितने हुए? 2। सेम उसी तरीके से एक ये और एक ये। तो शॉर्ट चेन में इंट्रामॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड लिंकेज कितने हुए? 4। लॉन्ग चेन में देख लेते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। उसी तरीके से 4 इसमें होंगे। तो यानी टोटल कितने हो गए? 8। तो इंट्रामॉलिक्यूलर लिंकेज कितने हैं? 12 और इंटर कितने हैं? 4। क्लियर? तो ये हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था, जनरल स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज 5 टाइप की होती है और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज स्टूडेंट 5 टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं IgG। IgG सबसे ज्यादा पाए जाने वाली एंटीबॉडी होती है और मोनोमर फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है। अकेली एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। क्लियर? सो IgG क्या है? दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी और मोस्ट अबेंडेंट है तो 75% यही मिलती है। देन exists in monomer form। तो मोनोमर फॉर्म पे पैराटॉप कितने होंगे स्टूडेंट? इट हैज 2 पैराटॉप। देखो मोनोमर फॉर्म का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, सिमिलर स्ट्रक्चर। ये है लॉन्ग चेन और ये है शॉर्ट चेन। तो एक पैराटॉप यहां होगा और एक यहां, तो कितने पैराटॉप मिलेंगे? 2 पैराटॉप। देन इट इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। क्लियर? अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन होता है इसका, इट स्टिमुलेट और प्रोमोट फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है स्टूडेंट? जब कोई सेल किसी फॉरेन सेल को, फॉरेन पैथोजन को खाकर खत्म कर दे, खा के किल कर दे, दिस इज सेड टू बी द फैगोसाइटोसिस। तो इसको प्रमोट करती है। सेकेंड, it activates complement system। अब स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है ये देखो।
is made of 30 ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो सिस्टम है स्टूडेंट 30 ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनता है और फर्दर ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती हैं, यानी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही क्या करता है, दे सिक्रेट परफोरिन प्रोटीन। ये परफोरिन प्रोटीन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। क्लियर। अब ये जो परफोरिन प्रोटीन सिक्रीट हुई है, इनका क्या फंक्शन है, देखो ये पैथोजन है और ये जो परफोरिन प्रोटीन है ये क्या करेंगे, पैथोजन की वॉल पे पोर बना देंगी, एक होल बना देंगी। परफोरिन का फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इस होल के थ्रू पैथोजन की सेल में जो है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, भर जाएगा, वाटर प्लस आयंस। और जैसे गुब्बारे में हम पानी भरते जाए भरते जाए भरते जाए और एक टाइम पे वो क्या हो जाता है, फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, उसी तरीके से ये सेल भी क्या हो जाएगी, लाइसिस। सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस, सेल किल हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, काम करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ऑप्सोनाइजेशन। अब ऑप्सोनाइजेशन का फंक्शन क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं जिनको हमारी जो है टी सेल्स या मैक्रोफेजेस इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है और वो ब्लड के अंदर ही घूमते रहते हैं और डिजीज करते रहते हैं। सो ऑप्सोनाइजेशन में क्या होता है, ऐसे पैथोजन के ऊपर ये जो IgG है ये इस तरीके से जुड़ जाती है, यानी IgG आएगी और ये पैथोजन के ऊपर चारों तरफ से क्या कर लेगी, कवरिंग बना लेगी। अब जैसे ही IgG एंटीबॉडी किसी पैथोजन को कवर करेगी तो अब क्या होगा, इसकी तरफ मैक्रोफेजेस यानी फैगोसिटिक सेल का ध्यान जाएगा और फैगोसिटिक सेल्स इसको क्या कर लेंगी, एंगल्फ कर लेंगी। तो यहां पे क्या होगा, मैक्रोफेजेस एंगल्फ दीज सेल्स। तो यानी कि ये छुपे हुए जो पैथोजन हैं उनको नोटिसेबल करा रही है, उनको नोटिस करा रही है हमारे इम्यून सिस्टम को और फैगोसिटिक सेल को। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, जो वायरस होते हैं, वायरस के ऊपर जो टॉक्सिक साइट है और टॉक्सिक साइट की वजह से ही वो क्या करते हैं, डिजीज करते हैं। तो ये वायरस की जो टॉक्सिक साइट है उसको कवर कर लेते हैं, उसको मास्क कर देते हैं ताकि वायरस डिजीज नहीं कर पाए। तो यानी कि मास्क करने का क्या मतलब है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो दे न्यूट्रलाइज टॉक्सिक साइट ऑफ वायरस, जिससे क्या है वो डिजीज नहीं कर पाते। तो ये हमारी पहली एंटीबॉडी है IgG। सेकंड पढ़ते हैं IgA। तो सेकंड टाइप की जो हमारी एंटीबॉडी है दैट इज IgA। IgA क्या है स्टूडेंट, सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी होती है और कितनी मिलती है, 10 to 15% तक ये मिलती है। क्लियर। IgA एंटीबॉडी डाइमर फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। अब डाइमर फॉर्म क्या है स्टूडेंट, ये देखो, ये एक एंटीबॉडी है और ये दूसरी एंटीबॉडी है, यानी
एंटीबॉडी तो एक ही है बट मोनोमर फॉर्म, एक ये मोनोमर फॉर्म है और एक ये मोनोमर फॉर्म है, और दोनों मोनोमर फॉर्म जो है आपस में जे शेप की पॉलीपेप्टाइड चेन से लिंक्ड होती है। तो बोथ मोनोमर फॉर्म कैसे लिंक्ड है? जे चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड से लिंक्ड होती है। सो दे आर लिंक्ड बाय जे चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब अगर इसमें हम देखें भाई इसमें पैराटॉप कितने हैं, तो डाइमर में 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो पैराटॉप कितने हुए? 4। तो टोटल 4 पैराटॉप इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो IgA है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी और सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको सिक्रेटरी और सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिक्रेटरी? क्योंकि ये हमारी जो बॉडी के सिक्रीशन है उसमें प्रेजेंट होती है। कौन कौन से सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है? दे आर प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा के साथ साथ कहां प्रेजेंट है? टीयर्स में प्रेजेंट है। देन इट इज प्रेजेंट इन म्यूकस, और ये जो म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन की फॉर्म पे कहां कहां सराउंड करता है? हमारे मेजर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनाइटल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, कहां कहां सराउंड करता है? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड वजाइनल ट्रैक्ट, इन सबको सराउंड करता है। उसके अलावा ये IgA कहाँ मिलती है? इट इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट? इनिशियल मिल्क जो है वो डिलीवरी के बाद जो मदर के मैमरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम में IgA प्रेजेंट होती है और ये फीटस को लगभग 6 महीने तक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। सो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू fetus for about 6 months। क्लियर? और यही स्टूडेंट फीसेस में भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको कॉप्रो एंटीबॉडी का नाम भी देते हैं। क्लियर? इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? वैसे फंक्शन ज्यादा पूछते नहीं है इसका, बट फिर भी ये कैसे काम करती है? थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? सो ये हमारी सेकेंड एंटीबॉडी है। सो थर्ड एंटीबॉडी हमारी क्या है? IgM। IgM जो है वो 7 to 10% तक मिलती है, और ये क्या होती है स्टूडेंट? दीज आर लार्जेस्ट एंटीबॉडी। इनको हम लार्जेस्ट एंटीबॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है। दे एग्जिस्ट इन पेंटामेरिक फॉर्म। पेंटामेरिक फॉर्म ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 एंटीबॉडी आपस में लिंक्ड रहेंगी। और लिंक कैसे रहेंगी? वही जे शेप की पॉलीपेप्टाइड से।
इस तरीके से 5 एंटीबॉडी आपस में क्या हो जाएंगी, लिंक्ड होंगी, और ये जो लिंकेज है वो कहाँ से होगा, इस तरह की जे शेप की चेन ही इनके आपस में लिंकेज को बनाएगी। क्लियर। अब ये अगर इसमें पूछा जाए कि पैराटॉप कितने हैं, तो पेंटामेरिक फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रही है तो कितने पैराटॉप होंगे, इट हैज 10 पैराटॉप। अब 10 पैराटॉप होने की वजह से इसकी खास बात क्या है कि ये बहुत सारे पैथोजन को एक साथ अपने पैराटॉप पे बाइंड कर सकती है, और इसीलिए यही रीजन है, हमने पढ़ा था शुरू में कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, यानी कि जब पैथोजन फर्स्ट टाइम इनिशियल अटैक करता है और प्राइमरी रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम दिखाता है, तो उसमें रोल किसका होता है, IgM। और क्यों होता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा पैराटॉप है, तो एक सिंगल एंटीबॉडी 10 पैथोजन को बाइंड कर सकती है। सो इट इज फर्स्ट activated during initial attack of pathogen, और इनिशियल अटैक पे क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमेशा IgM ही रोल प्ले करती है। उसके अलावा देखो, जब एक फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है तो फीटस की डेवलपमेंट के दौरान एंटीबॉडी सीक्वेंस में बनती है, तो जो सबसे पहले फीटस में एंटीबॉडीज डेवलप होती है वो कौन सी होती है, IgMA होती है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द अर्लीस्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज। सो इट इज द फर्स्ट developed antibody in fetus। क्लियर। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं IgD। तो फोर्थ हमारी क्या है, IgD। IgD जो है वो कम मिलती है, और ये कितनी मिलती है, अराउंड लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम होती है। और IgD क्या है, इट एग्जिस्ट इन मोनोमर फॉर्म। मोनोमर फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है, तो पैराटॉप कितने होंगे, इट हैज 2 पैराटॉप। क्लियर। अब IgD का फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करती है, इट एग्जिस्ट्स एज रिसेप्टर्स ऑन B सेल्स। B सेल्स का मतलब क्या है, B लिम्फोसाइट्स। तो एज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल IgD प्रेजेंट है। अब इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये स्टूडेंट B लिम्फोसाइट है, और B लिम्फोसाइट पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं रिसेप्टर पे ये क्या करती है, पैथोजन यहाँ पे आके क्या होगा, बाइंड होगा। क्लियर। तो ये जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल हैं, यही रिसेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, IgD, और इन्हीं के ऊपर फिर आके पैथोजन क्या करता है, बाइंड करता है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन होते हैं, और एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है। तो ये किस तरह की प्रोटीन है, IgD एंटीबॉडीज। क्लियर। तो ये क्या करती है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल की तरह B सेल पे प्रेजेंट होती है, और इनको एक्टिवेट करती हैं किस चीज के लिए, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में कन्वर्ट होने के लिए, और फिर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। क्लियर। अब लास्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फिफ्थ IgE। सबसे कम नंबर पे
यही मिलती है। मतलब सबसे कम जो अमाउंट होता है वो इसी का होता है 0.5 to 1%। 1% से बहुत कम होती है। क्लियर? और ये भी किस फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है? मोनोमर फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है। तो इसमें भी क्या होते हैं? 2 ही पैराटॉप देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये जो IgE है इसका नॉर्मली ये बहुत कम होती है, लेकिन जब एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन में इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो दीज आर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे ही कोई एलर्जेंस आया तो IgE का नंबर क्या होगा? बढ़ेगा। अब इनका नंबर बढ़ता क्यों है? ताकि ये क्या कर सके? दे स्टिमुलेट बेसोफिल्स और मास्ट सेल। और बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों का ही काम क्या है? हिस्टामिन का सिक्रीशन करना। ये क्या करती हैं? हिस्टामिन का सिक्रीशन करती हैं और फिर हिस्टामिन से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होते हैं। देखो, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होना बहुत जरूरी है, तभी इम्यून सिस्टम को पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है और वो एलर्जेंस को किल करेंगे। सो हिस्टामिन क्या करता है फर्दर? इट शो एलर्जिक सिम्टम्स। क्लियर? सो ये तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है। और दूसरा ये एक और भी काम करती है। कैसे? जैसे ही कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो ये क्या करती है? IgE इसिनोफिल को स्टिमुलेट करती है। IgE स्टिमुलेट इसिनोफिल्स और फिर जो इसिनोफिल्स है वो इन पैरासाइट्स को किल करती है। पैरासाइट्स आर किल्ड। और इन पैरासाइट में मोस्टली क्या होते हैं? हेलमिंथिस। तो हेलमिंथिस का अगर इन्फेक्शन हो तो भी IgE का नंबर बढ़ जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारी 5 टाइप की क्या थी? एंटीबॉडी। और इसके साथ हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी खत्म होती है।